अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास सेकंड चैप्टर का लेक्चर है और हमने सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट किया है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जब ये नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कुछ रिलेटेड होगा कि मॉलिक्यूल्स भी हैं और बायोलॉजिकल भी हैं, तो आपके पास लिंक होगा कि ये जो है शायद बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कोई लिंक ही है इस चैप्टर में। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके पास बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में होता है और आप जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ chemistry, or we can say biology, that deals with the biological molecules it uses in a living organism। मतलब ऐसे molecules जिनकी एग्जिस्टेंस किसके अंदर हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, तो उन मॉलिक्यूल की स्टडी को हम बेसिकली कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। वो आपके पास डिफरेंट होते हैं। अगर आपको बात की जाए आपके पास कौन कौन से मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन आएगा क्योंकि बोलेंगे हमारी जो बॉडी ज़्यादातर वाटर से बनी हुई है और वाटर बनी हुई है, तो वाटर का कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें आगे जाते जाते कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है किस हद तक कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और किस हद तक कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप समझते हैं कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सिर्फ कार्बन ही एग्जिस्ट करेगा आपकी बॉडी, नहीं, वो इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इवन अगर आप ग्लाइकोजन की बात करें, वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और अगर उसकी चेन देखें तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है वो जो दिखती है, जो नाम से लगती है, वो इतनी ईजी नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा डिफिकल्ट है और आप इसको कंसिडर करते हैं। तो फिर आपको मैं वापस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में बताती हूँ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेसिकली देती हूँ। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल विच एग्जिस्ट इन व्हाट, विच एग्जिस्ट इन योर बॉडी, विच एग्जिस्ट इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग बॉडी में एग्जिस्ट करते हो, वो आपकी बॉडी हो सकती है, किसी एनिमल की बॉडी हो सकती है, वो प्लांट्स की बॉडी हो सकती है, वो बैक्टीरिया की बॉडी हो सकती है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। और वो मॉलिक्यूल्स आपके पास एक कंडीशन ये भी है, वो मॉलिक्यूल्स आपके मेटाबॉलिज्म में पार्ट भी लेते हैं और मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेने के साथ साथ आपके पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं वो आपके लिए स्टोरेज का भी काम करते हैं। मतलब अगर बात की जाए ग्लाइकोजन की, वो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, मतलब आपके लिए फ्यूल स्टोर करते हैं। आपको जो फ्यूल ज़रूरी होता है रिस्पायरेशन के लिए, वो फ्यूल बेसिकली स्टोर करता है। अगर इसकी तरह हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज आप देखें प्लांट स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। और सक्रोज जो है आपके पास वो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मतलब हमारे पास बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और वो उसके लिए भी फ्यूल का काम करते हैं। तो ये सब आपके पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड द ब्रांच इन विच द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर बीइंग स्टडीड। सही है। सबसे अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वही आपके पास हेडिंग आ गई। अब मैं आप में इसको डिस्कस करूंगी कि क्या कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास 100 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल 100 एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट्स। आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को निकाल लें, उसको मिला के आपके 109 107 कुछ एलिमेंट्स बनते हैं। लेकिन आपको मैं बेसिक एलिमेंट्स जो मतलब आइसोलेट किए गए हैं वो हमारे पास हैं 100। तो उन एलिमेंट्स में से हमारे पास 25 जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, 25 एलिमेंट्स हमारे पास इम्पोर्टेंट है। फिर उसमें से हमारे पास 16 एलिमेंट्स क्या है, 16 एलिमेंट्स हमारे पास किधर होते हैं, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें से भी अगर हम बात करें, जो 6 एलिमेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा अबंडेंस में एग्जिस्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और आपको पता चलता है कि ये जो है आपकी बॉडी में एक्टिवली इन्वॉल्व है, ये जो है आपकी बॉडी में एक्टिवली है और आप एक्टिवली इन्हें यूज करते हैं।
अगर उन एलिमेंट्स के नाम के लिए जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, कैल्शियम आएगा और फॉस्फोरस आएगा। ये बेसिक आपके पास मेन एलिमेंट होते हैं जिनकी कंपोजिशन अबंडेंस में होती है, मतलब जिनकी कंपोजिशन आपकी बॉडी के अंदर अबंडेंस में होती है। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोगों ने चुनिए मेजर एलिमेंट्स कहा गया। हमने इन्हें कहा मेजर बायोलॉजिकल एलिमेंट, मेजर बायो एलिमेंट्स, सही है इन शॉर्ट। और फिर हमने जो बाकी जो 10 रह गए, 16 से जो 10 रह गए, 10 वो हमारे पास ट्रेस या हम कह सकते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आपके पास दो किस्म के ग्राफ दिए टेबल दिए गए हुए हैं। देखें टेबल में आप देखें, आपके पास देखें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। अब मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करके बताती हूँ कि ये होते क्या हैं और किधर किधर यूज होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज है हमारी बॉडी में वो है 65.0%, विच इज अप्रोक्सीमेटली 65% आपकी जो बॉडी में है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कार्बन को। कार्बन जो है हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है 18.5%। 18.5% इज अ लार्ज अमाउंट इन रिस्पेक्टिव अगर हम लोग अपनी बॉडी को कंसिडर करें। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ऑक्सीजन कैसे है आपकी बॉडी में। आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके कंपोनेंट आ गया न्यूक्लिक एसिड आ गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आ गया, उसमें आपके पास ऑक्सीजन है। फिर आपके पास आ गया कार्बोहाइड्रेट, उसमें ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। वाटर है आपके पास, वाटर में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। प्रोटीन्स में, उनमें ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। लिपिड, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, हार्मोन, इनऑर्गेनिक आयन, सब में ही हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। और जब आपके पास ऑक्सीजन इन सब चीजों में एग्जिस्ट करता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए एक मेजर एलिमेंट है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर योर लाइफ। अगर आप सिंपल में एग्जांपल आपको देती हूँ, ऑक्सीजन कितना जरूरी है। अगर आप सांस नहीं लें, आप ऑक्सीजन नहीं लें, आप रह सकते हैं इस दुनिया में? जाहिर सी बात है नहीं रह सकते इस दुनिया में जब तक आपको ऑक्सीजन सही अमाउंट में ना मिले। और इवन अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, आपके जो फेफड़े हैं वो सही तरह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत बेसिक प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको पता है मशीन्स वगैरह लेनी पड़ती हैं, मशीन के जरिए, सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। फिर हमारे पास कार्बन। कार्बन जो है आपको अगर मैं बताऊं, कार्बन के एक अलग ही ब्रांच ही बना दिया है, सही है, साइंटिस्ट ने। और कार्बन, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कार्बन जो नहीं इतने ज्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, इसकी वजह से इसकी एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो हर जगह हमारे पास एग्जिस्ट करता है, चाहे वो आपके पास लकड़ी हो, चाहे वो आपके पास अपनी बॉडी हो। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स में हमारे पास होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं, लिपिड्स में होते हैं आपके पास कार्बन, आपके पास हर जगह कार्बन, हर माइक्रो मॉलिक्यूल में कार्बन एग्जिस्ट करता है। आपके पास डिफरेंट रिएक्शन, जैसे अगर आप कहते हैं कि ग्लूकोज कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और फिर आपके पास ग्लूकोज बनता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। और अगर आप बात करें, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। तो मतलब हर किसी चीज में अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें, C6H12NO6, ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, ये आपको पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो है ग्लूकोज में भी इसका एक कंपोनेंट है। फिर हमारे पास आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर बात कीजिए तो हाइड्रोजन भी हमारे पास बॉडी में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपको कह दिया कि वाटर जो है आपकी बॉडी को 70% फॉर्म करता है। तो 70% वाटर जब आपको फॉर्म कर रहा है तो आपके पास देखें वाटर के अकेले मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। और अगर इसकी परसेंटेज की बात कीजिए हमारे पास बॉडी वेट में, तो हमारे पास 9.5% आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अगर बात कीजिए नाइट्रोजन की,
नाइट्रोजन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास बेसिक कंपोनेंट होता है। किसमें? फैट्स का बेसिक कंपोनेंट होता है, लिपिड्स जिसे हम कहते हैं, उनका बेसिक कंपोनेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन में भी हमारे पास जो है पेप्टाइड लिंकेज होती है। तो उस दरम्यान जब आप रिएक्शन करेंगे, मैं आपको जब वो रिएक्शंस कराऊंगी तो आप देखेंगे हाँ नाइट्रोजन भी एक्टिवली इन्वॉल्व है इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास क्या हो गया? 3.3% हमारे पास क्या बन गए? हमारे पास 3.3% वेट किसने बना लिया? नाइट्रोजन का। फिर हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम तो आप जाहिर सी बातें जानते होंगे, क्योंकि जब आपको घर वाले अक्सर बोलते हैं दूध पियो, कैल्शियम सप्लीमेंट का कैल्शियम सप्लीमेंट्स लो, बार बार हम लोग बोलते हैं मेडिसिन लो। आपके पास टीवी पे अवेयरनेस चल रही होती है कि जो फीमेल्स हैं उनको कैल्शियम दिया जाए और ऑल दैट स्टफ, उनको दूध वगैरह को जो नहीं है आगे बढ़ाया जाए, मतलब दूध वगैरह को दूध पीने को प्रमोट किया जाए। इस किस्म की चीज़ें हमारे पास होती है। डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम हमें बताए जाते हैं कि हाँ इसमें इतने % कैल्शियम है, आपको इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो कैल्शियम भी आपके लिए ज़रूरी है, इन सेंस आपकी टीथ वगैरह में, आपके बोन्स वगैरह में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। फिर हमारे पास आ गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का हमारे पास 1%, क्या? फॉस्फोरस का हमारे पास 1% हमारे पास क्या होता है? रोल है। ये आपके पास एज अ कोएंजाइम्स काम करते हैं। आप एंजाइम के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स काम करते हैं एज अ आपके पास। और भी मेटाबॉलिक अगर जो नहीं है एक्टिविटी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ इम्पल्सिस में फॉस्फोरस काम करता है। आपके बोन्स में फॉस्फोरस की नीड होती है। तो आपके पास जो है फॉस्फोरस भी एक इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट है। और हमारे पास 1% ऑफ क्या कहते हैं हमारे पास बॉडी वेट या फिर वेट बनाता है। ठीक है। फिर हमारे पास आ गया पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा नीड है हमारी बॉडी में। और जो है हम लोगों के पास ये मेजर एलिमेंट्स में शामिल होते हैं। तो 0.4% हमारे पास पोटेशियम होता है हमारी बॉडी के अंदर। सल्फर में 0.3% होते हैं एक नॉर्मल बॉडी के अंदर। सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2%, मैग्नीशियम 0.1%। अगर इनकी बात करें, ये कोफैक्टर काम करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी के लिए काम करते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग में ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके बाद जो ट्रेस एलिमेंट है वो कौन से होते हैं? जो हमारे पास लेस देन 0.01% एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स में आपके पास आ जाते हैं बोरॉन, आ जाता है क्रोमियम, आ जाता है कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, सिलिकॉन, टिन, वेनेडियम, जिंक। अगर आप इनको टोटल करेंगे तो आपके पास क्या होंगे? 25 बेसिक और बायो एलिमेंट्स आपको पता चल जाएगा, जिनमें हमारे पास 2 क्लास कर दिए हमने, मेजर क्लासेस कर लिया और माइनर क्लासेस। मेजर क्लासेस वो जिसमें हमारे पास 0.01% से ज़्यादा जो है उस एलिमेंट की बॉडी वेट में कंपोजिशन हो, और ट्रेस एलिमेंट्स वो जिनकी हमारे पास 0.01% से कम बॉडी वेट में कंपोजिशन हो। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ आपको एक और टेबल नजर आ रहा है। ठीक है। इस टेबल में आपको क्या बताया गया? इसमें आपको बताया गया है कि हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन कितनी है। ठीक है। केमिकल कंपोनेंट्स जो है हमारे पास कितनी उनकी कंपोजिशन है आपके बॉडी सेल के अंदर। एक मेमेलियन सेल के अंदर कितने % वाटर होता है, कितने % प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक आयंस, इस तरह हमारे पास कंपोजिशन होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। वाटर देखें, जो आप लोग जो डॉक्टर्स हैं वो हर बात का जो नहीं है देखें इलाज क्या बताते हैं? वाटर, पानी पिए, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि पानी ही आपकी जो नहीं है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी इन सेंस में इंपॉर्टेंट है कि पानी जो है उसमें और न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और भी जो एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स होते हैं उसमें आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पास जो है सारे जो सेल की एक्टिविटी होती है, जो सेल अपना काम करता है, वो बेसिकली आपके पास एक्वियस मीडियम में होते हैं। एक्वियस मीडियम से मुराद के पानी होता है उस सेल के अंदर, तब वो अपने रिएक्शंस आराम से एग्जिस्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें या फिर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म भी हमारे पास क्या है? कंपोनेंट है। प्रोटोप्लाज्म में भी हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है? हमारे पास होता है वाटर होता है। प्रोटोप्लाज्म अगर मैं आपको बताऊं, साइटोप्लाज्म के लिए भी यही वर्ड आपको यूज करते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सब के लिए हमारे पास ये वर्ड क्या होता है? साइटोप्लाज्म बेसिकली वर्ड यूज होता है। ठीक है। वाटर हमारे पास 70% है। क्या? वाटर
की जो कंपोजिशन है वो हमारे पास है 70%, सही है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितने हैं, प्रोटीन हमारे पास 18% है, ठीक है। प्रोटीन 18% एक सेल अपने अंदर फॉर्म करता है और उसको ज़रूरत होती है एक नॉर्मल मेमेलियन सेल की। ये प्रोटीन की कंसंट्रेशन वगैरह आपके पास डिफरेंट हो सकती है, किस सेंस में कि आप कौन सा सेल है। फॉर एग्जांपल कार्डियक सेल के लिए डिफरेंट होगी और स्केलेटल मसल सेल्स के लिए डिफरेंट होगी, डिफरेंट सेल्स के लिए, ब्रेन सेल्स के लिए डिफरेंट होगी, तो ये सब डिफरेंट होगी। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन की बात करें कि एक मेमेलियन सेल में कितने कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज होती है, 4% हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। फिर हमने लिपिड्स की बात की, लिपिड्स जो होते हैं हमारे पास 3% मौजूद होता है एक नॉर्मल मेमेलियन सेल्स के अंदर। तो अगर बात की जाए प्रोटीन्स के सेंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंस्टेंट सोर्स चाहिए होता है फूड का तो आपके पास प्रोटीन ही है, वो आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में जो कन्वर्ट हो। इसके अलावा जो नहीं स्ट्रक्चरल यूनिट बहुत अच्छा होता है आपके, जो नहीं एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से कंपोज होते हैं, और डिफरेंट को फैक्टर्स वगैरह ये सब आपके पास क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन अगर मैं बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट आपके लिए स्टोरेज करता है किस चीज़ का, फूड का, फ्यूल। जाहिर सी बात है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही है एक किस्म का, तो ग्लूकोज आपको ज़रूरी होता है आपकी लाइफ रिक्वायरमेंट के लिए, आपके एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। ये हम आगे फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में ब्रीफ डिस्कस करेंगे ग्लूकोज किस सेंस में आपके पास एनर्जी जनरेट करता है। फिर हमारे पास आए लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स भी हमारे पास बहुत ज़रूरी होती है, होते हैं एडिपोज टिश्यूज़। अगर आपने नाम सुना होगा तो एडिपोज टिश्यू में बहुत ज़्यादा फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो आपकी स्किन को पूरी लाइन करता है और आपके जो नहीं है किडनी वगैरह के ऑर्गन्स को लाइन करता है, तो उसमें भी लिपिड की इंपॉर्टेंस होती है। और लिपिड हमारे पास कितने परसेंट है, 3% लिपिड हमारे पास एक नॉर्मल मेमेलियन सेल में। फिर हमारे पास डीएनए। डीएनए तो आप बचपन से ही ये बात डिस्कस कर रहे थे, ये डीएनए आपके पास क्या होता है, डीएनए आपके पास हेरिडेटरी मटेरियल होता है। जो इन्फॉर्मेशन जो है सेल को असाइन, न्यूक्लियस को असाइन करनी होती है वो डीएनए की सूरत में उसको असाइन करता है, चाहे वो प्रोटीन साइंटिस्ट हो या फिर कुछ और हो, ठीक है। तो वो डीएनए आपके पास एज ए हेरिडेटरी मटीरियल काम करता है। फिर आप पास आते हैं आरएनए। वो उसकी अगर कंपोजिशन की बात कीजिए 1.10% हमारे पास आरएनए होता है एक नॉर्मल मेमेलियन सेल में। आरएनए हमारे पास क्या करता है, डीएनए को एनकोड करता है, और आरएनए जो है हमारे पास मैसेजेस लेता है। किसके मैसेज लेता है, डीएनए के मैसेज, और जाके हमारे पास किसे देता है, प्रोटीन मशीनरी को देता है जो कि प्रोटीन साइंथेसाइज करती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स। हार्मोन्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स हमारे पास 2% होते हैं एक नॉर्मल मेमेलियन सेल में। एंजाइम्स आपको पता है क्या होते हैं, जो ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं जो हमारे पास स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, वो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। और हार्मोन्स की बात कीजिए तो हार्मोन्स आपके पास जो है रेगुलेट करते हैं, क्या रेगुलेट करते हैं, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन रेगुलेट करते हैं या किसी सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको हमारे ब्रेन के बगैर मैसेजेस सेंड करते हैं। और मतलब इन्फ्लुएंस उनकी स्क्रीशन ब्रेन की वजह से होती है, लेकिन अगर कहें तो बगैर उनको किसी वेसल्स के वो मैसेज कन्वे करते हैं। जिस तरह हमारे पास उस नर्व्स सेल्स होती हैं वो फिर हमारे पास मैसेज कन्वर्ट करते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि वो मैसेज करें, डायरेक्ट केमिकल्स ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस हमारे पास क्या होते हैं, 1% इनऑर्गेनिक आयंस आपके पास ना, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, ये आपके पास कितने होते हैं, 1% मौजूद होते हैं, ठीक। अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका क्या हो, मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, क्या हो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और आप ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास बॉडी के अंदर है, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे कि बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक तो वर्ड है, ऑर्गेनिक से आपको पता चल गया जो है कार्बन कंटेनिंग, सही है। आपके पास ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें कार्बन हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी जो चेन हो या फिर आप कह सकते हैं पूरा जो स्ट्रक्चर हो वो किससे कंपोज हो, कार्बन से, सही। सबसे पहले हमने जो नहीं, अभी मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दूंगी क्योंकि आगे जो चैप्टर जब हम अगले लेक्चर डिस्कस करेंगे तो मैं इनकी फर्दर आपको क्लासिफिकेशन भी बताऊंगी, क्लासिफिकेशन के साथ साथ रोल भी बताऊंगी आपको, मैं इनके साइट्स बताऊंगी कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और कि किस किस सेंस में आपके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ गया प्रोटीन।
प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसके इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होते हैं, जिसके सब यूनिट्स क्या होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसके मोनोमर्स क्या होते हैं, एक यूनिट क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन हमारे पास बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और इसी की प्रोटीन के लिए ना, प्रोडक्शन के लिए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो सामने आते हैं, और वो हमें प्रोटीन, अगर प्रोटीन की एग्जांपल ली जाए तो हमारे पास प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है, हर जगह आपके सेल के लिए रिक्वायर होता है। एंजाइम्स में जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, आपके जो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रोटीन बने होते हैं, आपके पास सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको बोलते हैं लिपिड बाय लेयर है होती है, लिपिड होता है, उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, और फिर आपके पास जो पता चल जाता है कि मेम्ब्रेन में भी हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बेसिकली अगर इसका नाम से आपको पता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या अक्सर जो क्लासिकल टर्म में हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर कार्बन को हमने, कार्बन के अंदर पानी डालिए तो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे। ये बेसिक टर्म है जो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लासिकल केमिस्ट्री में हम कहते हैं जी बेसिकली एक हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया कार्बोहाइड्रेट तो बोला कि ये जो वाटर का जो अमाउंट है बिल्कुल उस तरह नहीं है जिस तरह कार्बन में हमें जनरल फार्मूले में दिया जाता है, जो कि हमारे पास जनरल फार्मूला है CH2O और Y। मतलब कहते हैं कि इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है वो हमारे पास होता है 1:2। ठीक है, 1:2 प्रोपोर्शन होता है, लेकिन हम लोग जब ग्लूकोज की स्टडी करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रेमनोज की बात करें तो उसमें जो है आपके पास ये रेशो फॉलो नहीं होता, तो इस वजह से ये टर्म्स हमारे पास क्या हो गई, खत्म हो गई। अभी जो हमारे पास जो न्यूली टर्म आई है, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर एल्डोज एंड कीटोज ऑफ कार्बन। ठीक है, उसमें जो है हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइडेट ग्रुप होता है और कीटोनिक ग्रुप होता है। ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइडेट ग्रुप किसे कहते हैं और कीटोनिक ग्रुप किसे कहते हैं। फिर हमारे पास आए लिपिड्स। लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक एग्रीगेशंस होती हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जो नहीं है, पानी में डिजोल्व नहीं होती है। लिपिड्स अगर आपको घर वाले अगर आपको बताते हैं तो लिपिड्स आपको घर वाले से पूछे कि अगर किसी बड़ी बहन है उसने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी हुई है, उससे पूछेंगे लिपिड्स क्या होते हैं, तो वो बोलेगी जाओ तेल देख लो तुम्हें लिपिड्स पता चल जाएगा, तुम्हें क्या कहते हैं घी देख लो तुम्हें लिपिड्स पता चलेगा। तो लिपिड्स उनमें होता है, उनमें फैट्स होता है, तो ये किसके बने होते हैं, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, इनके इंडिविजुअल यूनिट्स हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं और हमारे पास होते हैं ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल क्या होता है, आपके पास ग्लाइसरॉल ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल होता है। ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल क्या होता है, जिसमें 3OH के ग्रुप होते हैं। वो आप अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको केमिस्ट्री की टीचर इंशाल्लाह आपको बताएगी कि अल्कोहल क्या होता है, आप उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो मेरा ये बायोलॉजी का चैप्टर है, तो फिर मैं आपको सिर्फ यही बता सकती हूँ, ये बेसिकली जो है किसकी हाइड्रोलाइसिस से बने होते हैं, फैटी एसिड की और ग्लाइसरॉल की हमारे पास क्या कहते हैं हाइड्रोलाइसिस से बने होते हैं। फिर हमने क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन से न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए आपको बेसिकली क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगर इनका फुल फॉर्म बताऊं तो इसका क्या है, डिहाइड्रोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए हमारे पास क्या है, राइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बेसिकली प्रेजेंस ऑफ मतलब हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप वगैरह है, इस वजह से इनमें दोनों में डिफरेंट आया है, लेकिन इनका दोनों का फंक्शन जो होता है वो तकरीबन इंटरलिंक्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जो डीएनए है वो इनकोड करता है मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, और जो नहीं है क्रोमोसोम वाइज जो आप स्टडी करते हैं, अगर आपने पिछले चैप्टर्स या आपने पिछले साल 10th पढ़ी हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि बायोलॉजी में कि डीएनए और आरएनए का क्या काम होता है। तो डीएनए जो है हमारे पास बेसिकली मैसेज कोड करता है, जिसको फर्दर एनकोड कौन करता है, आरएनए करता है। फिर आरएनए इसको जाके प्रोटीन साइंथेसिस मशीनरी जो कि हमारे पास राइबोसोम को जाके देता है और बोलता है कि ये आपके पास मैसेज आया है और इस मैसेज को आप कोड करें और आपको जो है हमारे पास ये प्रोटीन प्रोड्यूस करें। फिर वो फर्दर प्रोटीन आपको जो नहीं है किस लिए यूज होती है, फर्दर प्रोटीन वो आपके लिए
मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होती है। तो ये हमारे पास मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की कंसंट्रेशन हो, जिसमें कार्बन जो है मेजर एलिमेंट हो, ठीक है। और इसमें जो है क्या होता है, हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस आ जाती है, हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। अब प्रोटीन के बारे में क्या डिस्कस किया, प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन हमारे पास बेसिकली पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। और इस पे जो हमारे पास क्या किसके जरिए जो है ज्वाइन होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए ये लोग ज्वाइन होते हैं। फिर हमने बात डिस्कस की कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्लासिकल टर्म्स में इसको हाइड्रेट ऑफ द क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन कहते हैं। और फिर अभी जो है हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास कीटोस होते हैं। और हमारे पास अभी जो क्लासिकल टर्म को हटा के अगर हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएं, तो ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डोस और पॉलीहाइड्रोऑक्सी क्या होते हैं, कीटोजेस होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आए लिपिड्स। लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड्स हमारे पास जो है फैटी एसिड्स और ग्लाइसोल को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास उनके जो रिजल्ट में फॉर्म होता है वो हमारे पास लिपिड्स फॉर्म होता है। लिपिड्स हमारे सेल में हर इन्वॉल्व होते हैं, स्टोरेज के लिए काम आते हैं, फूड स्टोरेज के लिए। तो ये जो है आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक अदर सब्सटेंसेस। फिर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमने डिस्कस किया डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होते हैं। ये जीन्स वगैरह ट्रांसफर में या फिर मैसेज वगैरह ट्रांसफर में विद इन सेल ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और यूजुअली राइबोसोम को मैसेज यही इनकोड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन इन अ सेल। हमारे पास जो एक सेल है उसके अंदर जो है हमारे पास मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अगर मेन की बात की जाए जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको इस चैप्टर की लर्निंग के लिए इंतहाई ज़रूरी है वो आपके पास है कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस। क्या, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस। अब सबसे बड़ी बात कि कंडेंसेशन क्या होती है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मोनोमर्स यानी एक यूनिट, तो ये मोनोमर यानी एक यूनिट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है विद द रिमूवल ऑफ व्हाट, विद द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। आपके पास कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक यूनिट लंबे यूनिट्स में या ज्यादा यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है विद द व्हाट, विद रिमूवल ऑफ क्या होता है, विद द रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे हमारे पास दो मोनोमर्स हुए, इनको अगर मैंने ज्वाइन करना है तो मैं इनमें क्या कौन सा रिएक्शन करूंगी, मैं इनमें कंडेंसेशन रिएक्शन करूंगी और जो वो रिजल्ट देंगे वो मेरे पास क्या होगा, पॉलीमर होगा, ठीक है। इसके अभी हम एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। फिर हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, वापस ब्रेक डाउन होता है। क्या, ये इसका समझे रिवर्स रिएक्शन होता है। पॉलीमर जो है वापस मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है विद द एडिशन ऑफ वाटर, इसलिए इसका नाम दिया है हाइड्रोलाइसिस। मतलब हाइड्रो मतलब वाटर और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करके अपने OH ग्रुप देता है और H ग्रुप देता है। OH और H ग्रुप जाके जो है, जो इनके दरमियान जो बॉन्ड पहले बना होता है पॉलीमर के दरमियान, उधर एक्ट करता है और हमारे पास क्या कहता है, रिएक्शन देता है, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिएक्शन आपको दिया गया है। पहले आपको देखें मोनोसेक्राइड फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है हमारे पास कन्वर्ट हो गया है, किस में, हमारे पास हो गया डाइसेक्राइड यानी माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर आपको बोला गया है कि अगर कंडेंसेशन होती है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल्स की, इंटर प्रेजेंस उनके साथ वाटर को रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। इनमें जो है हमारे पास जो नहीं वाटर रिलीज होता है और फिर हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम लोग अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्या है, क्या देते हैं, हमारे पास जो है रिएक्शन करके हमारे पास क्या करते हैं, वाटर के रिलीज से हमें क्या देते हैं, डाइपेप्टाइड्स देते हैं। क्या देते हैं, हमारे पास डाइपेप्टाइड्स देते हैं। और इसी तरह अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करें, जो डाइसेक्राइड है उसमें अगर मैं वाटर डाल दूं, यानी मैं माल्टोज के अंदर वाटर डाल दूं, वो जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारे पास ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं,
ठीक है, ये आपको वापस क्या दे देता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल दे देता है। इसी तरह अगर हम बात करें डाइपेप्टाइड की, उसमें मैं अगर वाटर डाल दूं तो हमारे पास क्या वापस फॉर्म होता है, अमाइनो एसिड फॉर्म होता है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है ये बुक में भी दिया गया हुआ है, ये पिक्चर आप देखें और देखेंगे किस तरह हमारे पास कंडेंसेशन से क्या रिलीज होता है और हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस से क्या रिलीज होता है। ठीक है, कंडेंसेशन से हमारे पास क्या रिलीज होता है, कंडेंसेशन पे से हम लोग जो है मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द व्हाट, रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, इसमें बेसिकली होता क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें होता है जैसे मोनोमर है, ठीक है, कोई भी मोनोमर ले लें, जैसे मैं ले लेती हूँ फैटी एसिड से, ये एक फैटी एसिड ले लिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप उसके साथ ऐड हो गया। सही, ये आपके पास फैटी एसिड है। अगर आपने पिछली साल केमिस्ट्री सही तो पढ़ी है तो आप इसको एसिड क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, इसमें OH ग्रुप भी है और आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साथ है। फैटी एसिड्स को मैंने किससे रिएक्ट किया, मैंने इसको एक अल्कोहल से रिएक्ट किया। अल्कोहल मैंने ले लिया, इसमें मीथानॉल ले लिया, ठीक है, H ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव होगा और OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्म हो जाएगा ट्राइग्लाइसराइड, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास क्या बन जाता है, एक मोनोमर बन जाता है, जो कि पॉलीमर बन जाता है, जो हमारे पास क्या होता है, इसमें रिलीज ऑफ वाटर होता है। इसे वाटर आपके पास बाहर निकल गया, यहाँ से मैंने OH निकाल लिया, सही, माइनस यहाँ से साइन आ गया और यहाँ से H निकाला, यहाँ पे प्लस साइन आ गया। ठीक, अब आपके पास जब हमने रिएक्शन किया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे पास आ गया CH3, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास एक किस्म का एस्टर बन गया, ये आपके पास एक एस्टर बन गया। ठीक, अगर आपने केमिस्ट्री पिछले साल से ही पढ़ी है, आपने केमिस्ट्री में आपके पास ये रिएक्शन बेसिकली होता है। ठीक है, आपके पास क्या हुआ, आपके पास रिमूवल ऑफ वाटर से, सही है, एक मोनोमर बन गया। देखें, एक ये हमारे पास मोनोमर था, ठीक है, ये एक ये हमारे पास मोनोमर था, इनने जो नहीं रिएक्ट किया और हमें एक क्या दिया, पॉलीमर दे दिया। किस तरह पॉलीमर दिया, OH जो है एक साइड से निकला और H जो है हमारे पास एक साइड से निकला। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हाइड्रोलाइसिस। अब अगर रिवर्स करना है, ठीक है, ये आपके पास एक पॉलीमर है, ठीक है, ये मैंने पहली बार बोली ये पॉलीमर है, पॉलीमर जो है वापस रिएक्ट करते हैं, मैंने इसमें वाटर ऐड कर लिया, वाटर ऐड किया तो ये मेरे पास वापस हमारे पास इनके इंडिविजुअल मोनोमर यानी हमारे पास मिथानॉल में कन्वर्ट हो गया और इसके रिस्पेक्टिव फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली ये रिएक्शन होता है आपके पास। मैंने आपको डायग्राम के जरिए साथ साथ रिएक्शन के जरिए भी समझा दिया कि किस तरह हमारे पास कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस क्या होते हैं, वो रिलिंक होते हैं। यहाँ पे देखें नीचे लिखा है दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है और ज्यादातर रिएक्शन हमारे पास यही होते हैं। अगर ये लेक्चर ये वाला जो टॉपिक है आप ये जो है सही तरह पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आगे जब हम रिएक्शंस करेंगे उसमें ज्यादातर आपके पास यही होगा, आपके पास जो है कंडेंसेशन होगी, कहीं पे आपके पास क्या होगी, आपके पास हाइड्रोलाइसिस होगी और हमारे पास यूनिट्स कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखिए कि कंडेंसेशन से आपके पास हमेशा पॉलीमर बड़ा यूनिट बनता है, ठीक है, और जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है उससे आपके पास छोटा यूनिट बनता है, उसका जो छोटा यूनिट होता है ना पॉलीमर का, वो बनता है। तो आज क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन अ सेल पढ़ा। उसके बाद हमने मेजर माइक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिस्कस किया। और ये जो है आज का लेक्चर देखें, वापस मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि क्या क्या आज हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, हमने ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीज, इनके सब के यूजेस वगैरह भी डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि इनकी कंपोजिशन कितनी है। फिर हमने डिस्कस किया कि एक मैमेलियन सेल में, एक आम सेल में कितने हमारे पास वाटर की परसेंटेज होती है, कितनी हमारे पास प्रोटीन्स की परसेंटेज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज होती है, लिपिड्स की परसेंटेज होती है, DNA, RNA। फिर हमारे पास क्या हम पे कंक्लूजन है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्या होता है 70% वाटर होता है, जिसका मतलब हमारे पास जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है वो वाटर आ जाती है। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन ज़्यादा हो और
जिसमें कार्बन के बेसिकली जो है बेस हो, या फिर कह सकते हैं कि कार्बन की बैकबोन के ऊपर जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हो, वो हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन क्या होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लिपिड्स क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर में अगर आपको देखा जाए ना, आप आगे पेजेस पलटें तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं के जो है सब एक्सटेंशन है। अगर आपको ये थोड़ा समझ आ गया ना, तो आगे आपके लिए समझना आसान हो जाता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी, मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ी, कि हमारे पास जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे पास दो किस्म के मेन होते हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है हमारे पास, और भी रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं उसमें जो आप इस चैप्टर में डील करेंगे वो हमारे पास होगी कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस। फिर हमने डिस्कस किया कि कंडेंसेशन क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस क्या होती है। हमने बोला कि मोनोसेक्राइड्स की, जो कि कार्बोहाइड्रेट का इंडिविजुअल यूनिट है, उसकी जो है हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन से क्या होता है, माल्टोज प्रोड्यूस होता है, या फिर हमारे पास पॉलीमर प्रोड्यूस होता है, या डाइसेक्राइड प्रोड्यूस होता है एक वाटर के मॉलिक्यूल से ऐड करने से। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल में जब हम एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करवाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसराइड मॉलिक्यूल बनता है, यानी फैट का मॉलिक्यूल बनता है। फिर हमारे पास अमाइनो एसिड्स को हमने डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड जो है कंडेंसेशन देखकर, मतलब वाटर की रिमूवल से हमारे पास क्या रिजल्ट करते हैं, डाइपेप्टाइड रिजल्ट करते हैं। फिर इसी तरह हमने इसका रिवर्स भी डिस्कस किया कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर की वजह से जो नहीं है पॉलीमर्स जो है वो टूट जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव मोनोमर्स। सही है, आपने ये बात डिस्कस की, और वाटर ऐड के ये सब आपने डिस्कस किया मेन मेटाबॉलिक पार्ट पे। आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है और इसके क्या क्या यूजेस है और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। और तब तक के लिए इतना काफ़ी है। इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये देखें एकदम से आपके पास दूसरा चैप्टर आ गया, और दूसरे शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं वो इन साइंस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके शॉर्ट क्वेश्चन देखें, इनके डिटेल क्वेश्चन देखें, इनके टॉपिक्स बार बार रिवाइज करें। ये आपके लिए ईजी चैप्टर है, वो काफ़ी ईजी चैप्टर है। अगर आप एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, आपको केमिस्ट्री आती है अच्छी, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए जो ये चैप्टर है वो आसान होगा और आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। घर में डिस्कस करें बार बार, जो मैं हर लेक्चर में घर में डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कशन से ही आपको ज़्यादा अच्छे लर्निंग स्किल्स आते हैं। डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स से, अपने घर वालों से, अपने टीचर से, और इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करें, इस लेक्चर को बार बार देखें, क्योंकि आपके जो सारे सवालों के जो आंसर्स हैं उसी लेक्चर में है। जो आपकी बुक में जो सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स इसी बुक में है। और ये जो है लेक्चर बार बार डिस्कस करें अपने घर वालों से। इतना काफ़ी है आज के लिए। अगले लेक्चर के लिए हम कुछ और डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। बस इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।